वॉर में कोई रनर्स अप नहीं होता है। अगर या तो आप युद्ध जीतते हैं या हारते हैं। आर्म्ड फोर्सेज देश का आखिरी जवाब होता है। जब सारे सिस्टम फेल होते हैं तो क्या होता है, फौज उसके मदद के लिए आती, चाहे वो एड टू सिविल अथॉरिटी हो, चाहे नेशनल कैलामिटी हो, चाहे देश की सुरक्षा का सवाल। जब आप रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो हम उन्हें देखते हैं कि उनके दोनों हाथों में तलवार है, पीठ पर बंधा है उनका बच्चा। वो दर्शाता है उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी। तो जब ये पारिवारिक जिम्मेदारियां महिला की पीठ पर युद्ध के मैदान तक जाती हैं, तब ज़रूर ऐसा कुछ होना चाहिए कि महिलाओं को रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी या तो छूट मिले या कुछ ऐसे अनेक अवसर मिले जहाँ पर महिलाएं कुछ बेहतर करके दिखा पाए। फर्स्ट इंडिपेंडेंस की लड़ाई को आप देखें और उसके बाद से मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ें तो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इमेंस रहा है। जहाँ तक माइंडसेट की बात है, माइंडसेट पूरा बदल चुका है, चाहे वो नेवी हो, एयर फोर्स हो, आर्मी हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो। तो फौज एक मिसाल है, बाकी को इससे सबक लेना चाहिए। इजराइल आर्मी देख लीजिए, रशियन आर्मी देख लीजिए, यूक्रेन आपने देखा होगा, महिलाएं भी कॉम्बैट जोन में हैं, वो भी फायरिंग कर रही, वो भी लड़ रही हैं। देखिए, आर्मी हमेशा टीम वर्क में विश्वास करती, इंडिविजुअल अचीवमेंट कुछ होता नहीं। 50% पॉपुलेशन है, आप उनको नेग्लेक्ट करके किसी भी दिशा में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के इस पॉडकास्ट नवचेतना में। साथियों, पंचायत स्तर से देश के प्रत्येक गांव को सशक्त बनाना हो या फिर मार्स पर मिशन भेजना, फाइटर प्लेन उड़ाना हो या फिर ट्रेन चलाना, महिलाएं हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रही हैं। वे विकास की नई गाथा लिख रही हैं। सेवा से सेना तक महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। मगर सेना में कैसी है उनकी स्थिति? आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री शरतेंदु जी। स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। ओके, थैंक यू सर, एक लंबा सफ़र आपका आर्मी में रहा है। आप ब्रिगेडियर की पद से आप रिटायर हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपके इस पूरे सफ़र के बारे में कि आर्मी में आपने क्या क्या देखा, कैसा आपका ये खूबसूरत सफ़र रहा। देखिए, ऐसा लगता है ये इतने लंबे सफ़र 36.5 साल की हमने सर्विस की, एक्टिव सर्विस की, ऐसा लगता है जैसे मैंने कल ही आर्मी ज्वाइन की थी। और जब आप अपने कैडेट डेज़ को याद करते हैं या अपने यंग ऑफिसर डेज़ को याद करते हैं तो तमाम ऐसी मेमोरीज़ हैं जो कि हमारे जहन में हैं, उसको भुलाई नहीं जा सकती। और ऐसा लगता है जैसे कल ही तो हमने फ़ौज ज्वाइन किया था और ये 36.5 साल कैसे निकल गए पता नहीं लगा। बड़ा ही एक्टिव रोल रहा। सर, कोई व्यक्ति जब आर्मी के माध्यम से देश की सेवा कर रहा होता है तो उसके मन में एक विशेष भाव ज़रूर रहता होगा। तो आर्मी की नौकरी बाकी सभी नौकरियों से किस तरह अलग है? देखिए, जहाँ तक बाकी नौकरियों का सवाल है और सेना का सवाल है, मेरा मानना है कि ये सारे ही नौकरी जितने भी हैं, चाहे सिविल की हैं या फौज की हैं, सारे के सारे नेशन बिल्डिंग में अपना अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन सेना का जो कंट्रीब्यूशन है, जो सेना में सर्व करने की फीलिंग है, वो दूसरों से अलग इसलिए करता है कि आप सेना में इस तरीके की ट्रेनिंग करते हैं, इस तरीके का भाव रखते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपनी जान का न्यौछावर भी करने के लिए तैयार रहते हैं, आप उससे पीछे नहीं हटते। तो यहाँ पे ये बाकी सर्विसेज से एक एज लेता हुआ दिखता है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है। जब हम भारतीय सेना को ज्वाइन करते हैं तो हमारी ट्रेनिंग सिखलाई में एक डिसिप्लिन होता है, एक हमारा कमिटमेंट होता है, एक प्रोफेशनल ऑनेस्टी होती है और एक तरीके से देश की सुरक्षा करने का जो जज्बा होता है वो हमको बाकी सर्विसेज से अलग करता है। और साथ में हमारा जो आर्मी का कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग की जाती है और जिस तरीके से हम अपने जो जवानों के लिए प्रति कमिटमेंट रहते हैं और उनको ट्रेन करते हैं कि ऐसा ना हो कि हमें अपने देश की सुरक्षा में कोई चूक हो जाए। हम ये चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि वॉर में कोई रनर्स अप नहीं होता है। अगर या तो आप युद्ध जीतते हैं या हारते हैं, तो लिहाजा हम हार तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना ही इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लिहाजा हमारी तैयारी उस लेवल की है और उस लेवल की तैयारी करने के लिए हमारा जो कमिटमेंट है, हमारी जो प्रोफेशनल कमिटमेंट है, इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, इन सब को हम पूरे के पूरे तरीके से जोर लगाते हैं और यही भाव अपने जूनियर्स में लाते हैं और उसको इस तरीके से तैयार करते हैं जिससे कि समय आने पे हम देश की सुरक्षा कर सकें और ज़रूरत पड़े तो अपने जान की आहुति लगा दें। तो ये डिफरेंस होता है हिंदुस्तान की आर्मी और बाकी सर्विसेज में। हालांकि सारे लोग नेशन बिल्डिंग में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, लेकिन आर्म फोर्सेस का एक अपना अलग महत्व है। हम एक डिफरेंट जज्बे के साथ काम करते हैं और कहते हैं कि आर्म फोर्सेस देश का आखिरी जवाब होता है। जब सारे सिस्टम फेल होते हैं तो क्या होता है, फौज उसके मदद के लिए आती, चाहे वो एड टू सिविल अथॉरिटी हो, चाहे नेशनल कैलामिटी हो, चाहे देश की सुरक्षा का सवाल हो।
तो इसलिए ये बाकी सर्विसेज से अलग होती है। जी। तो सर जैसा कि अभी अपने आह्वान किया युवाओं का, आपने आह्वान किया सभी का कि आर्मी को जॉइन कर लिया जाए। उस सभी में एक बहुत बड़ी आबादी भी है, वो हमारी 50% यानी महिलाओं की आबादी है। तो किस तरह महिलाएँ आर्मी में आईं या किस तरह महिलाओं का आर्मी में आना शुरू हुआ था? देखिए, आपको थोड़ा-सा इसमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान के अगर आप हिस्ट्री को देखें, चाहे वो मैथोलॉजिकल पीरियड को देखें, चाहे एंशिएंट इंडिया को देखें, मिडीवल इंडिया को देखें या मॉडर्न इंडिया को देखें, तो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इमेंस रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है, किसी भी ये राज्य को चलाने में या देश के को डेवलप करने में। तो अगर हम बहुत समय से पीछे ना जाएँ, तो अगर आप स्वतंत्रता का पहला संग्राम याद रखें, रानी लक्ष्मीबाई, जी। उन्होंने अंग्रेज़ों के नाको चने चबवा दिए थे और अल्टीमेटली उन्होंने वीरगति को प्राप्त की थी। रानी चेन्नम्मा जो कित्तूर की थी, जो कर्नाटका में है, उन्होंने भी अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और उनको मात दी थी। बहुत ही अहम युद्ध था वो कर्नाटका। तो अगर आप फर्स्ट इंडिपेंडेंस की लड़ाई को आप देखें और उसके बाद से मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ें, तो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इमेंस रहा है। और जहाँ तक आर्म फोर्सेस में इंडक्शन का सवाल है, इसकी शुरुआत थोड़ी देर से हुई। 1992 में जुलाई से उन्होंने फ़ौज में आना शुरू किया, लेकिन इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को किसी भी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता था। उनकी ये बहुत दिन से डिमांड थी और पूरे जो आर्म फोर्सेज है, पूरा देश एज सच चाह रहा था कि महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन आर्म फोर्सेज में होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत हुई। अब तो बहुत समय हो गया है, अब वो तो हमारे पार्ट एंड पार्सल बन चुकी है। वो देखिए कि कुछ पोजीशन कमांडिंग ऑफिसर की भी उनको मिली है और तमाम तरीके के, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उसमें महिलाओं का अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। तो आज अब ये धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। पहले ये सर्विसेज में थी, जैसे आर्मी में आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी सप्लाई कोर, इस सारी चीज़ों में थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो सिग्नल्स में आ गई हैं, इंजीनियर्स में आ गई, इवन आर्टिलरी की यूनिट में आ रखी, तो उनका कैनवास बढ़ रहा है। तो बहुत बड़ा स्टेप है। और भारतीय सेना देखिए जेंडर न्यूट्रल है, वो किसी भी तरीके से कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन में तो पहले ही नहीं विश्वास करती थी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था और आज की डेट में वो जेंडर न्यूट्रल भी हो रखा है। तो किसी भी तरीके का जेंडर का भेदभाव नहीं है। एक अच्छा कदम है और आगे आने वाले दिनों में इनकी अहमियत और बढ़ेगी और इनकी संख्या और बढ़ेगी। जी। तो सर कोई भी बदलाव अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आता है। आप बता रहे हैं कि बदलाव हुआ आर्मी में और महिलाएं आने लगी, लेकिन इस बदलाव के साथ बहुत सारे चैलेंजेस महिलाओं ने फेस करे होंगे और शायद आज भी फेस कर रही होंगी। किस तरह के चैलेंज स्टार्टिंग में रहे थे? देखिए, जब कोई फ़ौज ज्वाइन करता है, कोई भी आर्म सर्विसेज हो, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स हो, एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत होती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। महिलाओं को इस फील्ड में एक्सपोजर नहीं था, लेकिन उनका जो कमिटमेंट था, उनका जो साहस था, उनकी जो चाहत थी, उन्होंने ये इंश्योर किया कि वो अपने माइंडसेट को चेंज करें। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो एक माइंडसेट का होता है, जो धीरे धीरे लोगों में बदलाव आया। और दूसरे कई तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी, जिसके लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को गेयर अप होना था। अब आज की डेट में काफ़ी समय हो गया है, करीब करीब 30-32 साल से फ़ौज में महिलाएं आ रही हैं, तो अब वो सारा सिस्टम चेंज हो गया है। अब जहाँ तक चैलेंजेस का सवाल है, देखिए, एक तो चैलेंजेस ये हैं उनके लिए सबसे बड़ा कि वो कॉम्बैट आर्म में अभी जो लड़ाई के लिए के जो आर्म्स है, जैसे इन्फेंट्री हो गया, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हो गया, आर्मर्ड कोर हो गया, इसमें उनका इंडक्शन नहीं है। लेकिन जो सर्विसेज में है या कॉम्बैट सपोर्ट आर्म में है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी भिन्न होती है, उनका फैमिली कमिटमेंट कुछ अलग होता है। इस तरीके का माइंड सेट देखिए एक समाज में बना है। जब तक ये चेंज नहीं होगा, तब तो ये पूरी तरीके से फौज में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करने के लिए उनके लिए चैलेंजेस बने रहेंगे। एक महिला सैनिक के लिए, चाहे वो सिविल में नौकरी करे या फौज में नौकरी करे, चैलेंजेस वही हैं। उनके फैमिली कमिटमेंट अलग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही हैं। आज की डेट में बहुत बड़ा प्रोग्रेस इस फील्ड में हो रखा है। लिहाजा मैं नहीं सोचता कि ऐसा कोई फिजिकल बैरियर है या कोई आपका एजुकेशनल या माइंडसेट का कोई बैरियर, ऐसा आज की डेट में कोई बैरियर बचा नहीं है। जो चैलेंजेस आपके सिविल सोसाइटी के, वही चैलेंजेस उनके आर्म सोसाइटीज़ में भी हैं। लेकिन फ़ौज में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, उनके राइट्स ज़्यादा अहम है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और उनको जो रोल जो अलॉटेड है आज की डेट में किसी किसी यूनिट में वो
कमांडिंग ऑफिसर हैं, जैसे आर्मी सर्विसेज कोर में है, ऑर्डिनेंस कोर में है, जैक ब्रांच में है। धीरे धीरे जब ये बाकी आर्म्स एंड सर्विसेज में बढ़ेगा तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ेंगे और वो अपना काम अच्छे से करेंगे। जहाँ तक उनके फिजिकल स्टैंडर्ड का सवाल है, उनमें कुछ रियायतें दी गई हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के। ये फिजिकल जो आपके फिटनेस का जो हर साल टेस्ट होता है उसकी टाइमिंग में कुछ उनको रियायत दी है। ये उनको अलग से ट्रीटमेंट नहीं है, उनका फिजिकल बनावट इस तरीके से होती है, इस वजह से ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अदरवाइज जहाँ तक उनके कैलिबर कॉम्पिटेंस का सवाल है, हम उसमें किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। जो आपके आर्मी ऑफिसर्स के लिए जो चीज़ें लागू है वही चीज़ आर्मी लेडी ऑफिसर्स के लिए भी लागू है। और उनका जो हम जब उनका एनुअल असेसमेंट करते हैं तो उसके किसी भी पैरामीटर में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि चैलेंजेस आपके फिजिकल चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हो सकते हैं, फैमिली कमिटमेंट हो सकते हैं। बाकी जो सर्विस के दौरान जो प्रोफेशनल चैलेंजेस है वो आज की डेट में ज़ीरो है। उसको मैं किसी भी तरीके से नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर दो अफसर को आपने जज करना है, एक मेल है फीमेल है, हमारा जजिंग पैरामीटर जो है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का वो सेम है। तो लिहाजा किसी भी तरीके का चैलेंजेस आपके प्रोफेशनल लेवल पे मैं नहीं मानता हूँ। तो आपने जैसा कि अभी बताया कि सारे चैलेंजेस वही हैं जो बाकी सेवाओं में भी महिलाएं फेस करती हैं, लेकिन सर एक चीज़ जो हकीकत है वो ये भी है कि महिलाओं का बाकी सेवाओं में विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो आर्मी में आप इस एक्सपेंशन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा 1992 से लेके 2024 तक अगर आप इस स्पैन को देखेंगे तो पहले देखिए बड़े लिमिटेड सर्विसेज में वो आती थी। और सर्विसेज में थी, जैक ब्रांच में थी, मेडिकल ब्रांच में थी। अब इनका एक्सपेंशन हो रखा है, इंजीनियर्स में आती, कोर ऑफ सिग्नल्स में आती हैं, आर्टिलरी में आना शुरू हो गया। और तमाम ऐसी 12 आर्म्स एंड सर्विसेज हैं जिसके अंदर महिला ऑफिसर्स हैं। और साथ में अब सीएमपी जो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस है उसमें 100 जवानों के अग्निवीर के स्कीम के तहत भी महिलाएं आ रही हैं और 100 का इंडक्शन हो रखा है। तो एक्सपेंशन हो रहा है, धीरे धीरे ये एक्सपेंशन और बढ़ेगा। उनका जो एक परफॉर्मेंस असेसमेंट है, उनका जो डिलीवरी का तरीका है, काम करने का तरीका, इन सारी चीज़ों पे असेसमेंट चलता रहता है कंटिन्यूसली। और धीरे आगे आने वाले दिनों में उनकी वैकेंसी और बढ़ाई जाएगी और इस तरीके से इनका एक्सपेंशन होगा। देखिए, नेवी में भी पूरी तरीके से महिलाएं रखी। आज की डेट में एयरफोर्स में वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही हैं। तो एक्सपेंशन हर जगह हो रहा है। अब जैसे जैसे वो परफॉर्म करेंगी, जैसे जैसे हमारा जो बैरियर, जो असेसमेंट का बैरियर वो ब्रेक करती जाएंगी और सर्विसेज बढ़ेंगी तो उनकी संख्याएं भी बढ़ेंगी और आगे आने वाले दिनों में इसका एक्सपेंशन होना ही होना है। तमाम तरीके के जो बैरियर्स है वो अब ख़त्म हो चुके हैं और मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है वो कॉम्बैट आर्म में भी उनका सिलेक्शन शुरू हो जाए। तो सर जब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में जाती हैं, चाहे हम आर्मी की ही बात कर लें, तो महिलाएं अपनी एक विशेष छाप छोड़ती हैं। आर्मी में महिलाएं किस तरह से अपना एक विशेष स्थान बना रही हैं? देखिए, महिलाओं की जितने मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ डील करने का, उनके जो कमिटमेंट है, उनका जो काम करने का तरीका, उनकी जो फ्रैंकनेस है, वो जो जिस तरीके से ट्रुथफुल रिपोर्टिंग वो करती हैं और जिस तरीके से अपने टाइम को और काम में बैलेंस करती हैं, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और एक तरीके का जब उनको किसी को प्रूव करना होता है कि यू हैव टू प्रूव इट ऑन ग्राउंड कि आप उतने ही कॉम्पिटेंट है जितना आपका मेल काउंटर पार्ट, तो आपको एक मील एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। इस दिशा में महिलाओं ने बहुत अचीवमेंट किया है। जितनी लेडी कैडेट से ऑफिसर बनी, उनका जो काम करने का तरीका, उनका जो टाइम बाउंड प्रोग्राम है वो काबिल तारीफ़ है। तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके कई सारे उनको अवार्ड्स भी मिले हैं। आर्म फोर्सेज में DG AFMS भी बने हैं। तो इस तरीके से मैं देखता हूँ कि उन्होंने काफ़ी अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन फौज में किया है। और जहाँ तक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की बात है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जितने हमारे मेल ऑफिसर जितने कॉम्पिटेंट है उतने ही लेडी ऑफिसर्स कॉम्पिटेंट हैं। और देखिए, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की बात होती है। अगर हम सेम ट्रेनिंग बराबर से दोनों को देंगे तो क्यों नहीं आउटपुट सेम आएगा। लिहाजा हमारे यहाँ जो काम करने का तरीका, आर्म फोर्सेज में काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल ही जनरल न्यूट्रल है। और जो महिलाएं जब आती हैं तो वो बड़ा ही इंथुजियास्टिक होकर काम करती हैं। जैसे आपने कोई काम दिया, बोला कि कल तक इसको कंप्लीट करना है, वो कल तक कंप्लीट हो जाएगा। नहीं हुआ तो आपको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा। तो ज़्यादा सिंसियर है, ज़्यादा कमिटेड हैं, ज़्यादा ही उनकी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन, दे आर वेल डिसिप्लिन्ड। सो मैं ओवरऑल मानता हूँ कि वो कोई भी क्वालिटी लैक नहीं करती हैं। भारतीय सेना की जो रिक्वायरमेंट वो सारा कुछ मीट करती हैं। लिहाजा वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंट्रीब्यूशन उनका आगे भी बना रहेगा। जी, तो सर जैसा कि आपने बताया महिलाओं में ज़्यादा अनुशासन होता है और अनुशासन तो किसी को भी बहुत आगे लेकर जाता है। महिलाएं जब कमांडिंग रोल में आ जाती हैं आर्मी में, तो किस तरह के चैलेंजेस उनके सामने आते हैं?
देखिए महिलाओं का एज ए कमांडिंग ऑफिसर आना अभी शुरुआत हुई है, अभी इसके रिजल्ट देखने बाकी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिसने एज ए कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल काम किया उसको यूनिट कमांड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फ़ौज की सिखलाई होती है आप अपने 2 लेवल डाउन और 2 लेवल अप की काम को अच्छे से जानते हैं। तो अगर उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल का काम किया तो यूनिट कमांड करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ तक एक्सेप्टेंस का सवाल है, ट्रुप्स में एक्सेप्टेंस का सवाल है, अब काफ़ी समय हो गया है, 30 साल निकल गए हैं आज की डेट में, लिहाजा इस तरीके का बैरियर ख़त्म हो रखा है, पूरा लॉट चेंज हो गया। आज की डेट में जो जवान से प्रमोट हो के जेसीयू या सूबेदार मेजर बने हैं, उन्होंने अपने सर्विस के बिगनिंग में ही लेडी ऑफिसर्स को देखा हुआ है। तो लिहाजा एक जो माइंडसेट पे जो हम काम कर रहे थे वो ख़त्म हो चुका है। 92 से लेके आज तक का काफ़ी लंबा समय निकल गया है। हमारे समय में जब हम लेडी ऑफिसर आई थी, हम लोग की 12-12, 14-14 साल सर्विस हो रखी, तो कई तरीके के अप्रहेंशन थे। जैसे हम एक्साइज में जाएंगे तो वो कैसे रहेंगे, क्योंकि हम लोग टेंटेज में रहते थे, फील्ड टॉयलेट्स हुआ करते थे, तमाम तरीके की इश्यूज थे। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें आयरन आउट हो गई। आज की डेट में ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लोग इसकी बात ही नहीं करती, क्योंकि ये सिस्टम में आ गया। जब कोई चीज़ सिस्टम में आ जाती है तो उसको हम एक सिस्टमैटिक तरीके से लागू करते हैं। तो जो प्रॉब्लम फील्ड एरिया की, तो वो आज की डेट में रिजॉल्व हो रखी है, लोगों का माइंडसेट बदल गया, और आज की डेट में मेल और फीमेल ऑफिसर्स दोनों मिलजुल के अच्छे से एक कॉम्बैट एफिशिएंसी के लिए काम करते हैं, जिससे कि देश की रक्षा, देश की सुरक्षा की जा सके। सर, जब आप माइंडसेट की बात करते हैं तो ये क्या ये माइंडसेट आर्मी के भीतर भी लोगों का बदला है, महिलाओं को लेकर, महिला अफसरों को लेकर? जी हाँ, ऐसा मेरा मानना है कि पूरी तरीके से माइंडसेट बदल चुका है। सीनियर से लेके जूनियर तक, जवान से लेके जनरल तक, सारे लोगों का माइंडसेट बदला है, और ये बड़ा ही अच्छा चेंज है, सोसाइटी के लिए अच्छा चेंज है। और हम अपने इस सिस्टम को पूरे भारत के विभिन्न सोसाइटी में इसको लागू कर सकते हैं। किस तरीके से हमने एक जनरल न्यूट्रल और ऐसे आर्म जिसमें जो कि मेल प्रिडोमिनेंट रहा है 1992 तक, उसको हमने धीरे धीरे ईज आउट कर दिया, बराबरी के लेवल पे ला लिया। ये एक मिसाल है बाकी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने के लिए, किस तरीके से आप इंडक्शन करेंगे, किस तरीके से ग्रेजुअली आप उनको ट्रेन करेंगे, किस तरीके से जिस चीज़ में वो बेस्ट है उसमें आप एम्प्लॉय करेंगे, और ग्रेजुअली एंड स्लोली देखिए पूरा सिस्टम बदल जाता है। आपको उनको सिस्टम का पार्ट बनाना पड़ेगा। जब भी किसी सोसाइटी में, सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन में आप महिलाओं को उसका पार्ट बना देंगे, अहम जिम्मेदारी देंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, तो नेचुरली उनका रिजल्ट निकल के आएगा। तो फौज एक मिसाल है, बाकी को इससे सबक लेना चाहिए। और जहाँ तक माइंडसेट की बात है, माइंडसेट पूरा बदल चुका है, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो। आपने देखा होगा बाघा पे जो बॉर्डर पे जो सेरेमनी होता है, उसकी शुरुआत 2 महिलाएं कांस्टेबल करती हैं। उनकी मार्चिंग देख लीजिए, उनका फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए। ये तो डेली लोग इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं। तो एक मिसाल है, एक सिस्टम बदल रहा है। और भारत देखिए एक प्रगतिशील देश है, हमने हमेशा से महिलाओं को उनकी इज्जत, उनका सम्मान दिया हुआ है। और आज की डेट में जब इस तरीके से वो बढ़ चढ़ के सारे विभागों में हिस्सा लेंगी, तो नेचुरली एक अल्टीमेट रिजल्ट आएगा, और फौज इसके लिए एक मिसाल है। सर, आपके हिसाब से वो दिन कब आएगा जब एक महिला सैनिक से सेना की अधिकारिया, मैं कहूँ सेना प्रमुख बनेगी? देखिए, ये धीरे धीरे ये सारी सिस्टम लागू होते हैं। 1992 में देश से जो सिस्टम शुरू हुआ, शॉर्ट सर्विस कमीशन से शुरू हुआ, और आज की डेट में परमानेंट कमीशन पे आया। अब धीरे धीरे जब आप चाहते हैं कि महिला देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने या इस लेवल पे आए, तो उसके लिए बहुत एफर्ट की ज़रूरत है। बहुत एफर्ट इन द सेंस कि आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। धीरे धीरे आप आर्म्स एंड सर्विसेज की जो बैरियर्स हैं उसको तोड़ने पड़ेंगे। आज की डेट में कॉम्बैट आर्म में महिलाएं नहीं हैं। जब ये बैरियर भी खुलेगा, और जब कॉम्बैट आर्म के जो नुमाइंदे होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, ज़्यादातर उनका प्रमोशन के एवेन्यूज़ आर्मी में ज़्यादा है, क्योंकि कमांड के क्राइटेरिया, आपको ब्रिगेड कमांड करने के लिए बटालियन कमांडर सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर आपको डिव कमांडर बनना है तो आपके सक्सेसफुल कमांड ब्रिगेड की होनी चाहिए। इस तरीके से आगे के प्रमोशन जो है आपके पिछली परफॉर्मेंस और पिछले अपॉइंटमेंट पर डिपेंड करती हैं। जब आप इस रोल में आ जाएंगे और वो सारे QR आप मीट करेंगे, क्वालिफिकेशन रेगुलेशन मीट करेंगे, तो आपके लिए भी वो एक अचीवेबल टारगेट हो जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको इसलिए नहीं देखता हूँ कि अभी बहुत
इलाका कवर करना बाकी है। अभी आपको कॉम्बैट आर्म में आना है, फिर आपको अपनी एफिशिएंसी दिखाना है, फिर आपको अपना जो टैक्टिकल एफिशिएंसी और प्रोफेशनल एक्सीलेंस दिखा के तब आप प्रमोशन के जोन में जाएंगे। और फौज एक पिरामिडल ऑर्गेनाइजेशन है। 15 मेजर में एक कर्नल, 10 कर्नल के बीच में एक ब्रिगेडर, 10 ब्रिगेडर से एक मेजर, इस तरीके का जो पिरामिड बना हुआ है, अल्टीमेटली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक बनता है और हमारी 14 लाख की आर्मी है। तो आप देख लीजिए किस तरीके का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर इसमें वो कॉम्पिटेंट हैं, अगर आपका प्रोफेशनल एक्सीलेंस है, एज आपके साथ है, आपका एक्सपीरियंस है, आपने सारी कुछ कमांड की है, तो आप जरूर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी बन सकते हैं। वो दिन दूर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये ओपनिंग होगी। कॉम्बैट आर्म में आने के लिए जब आपका 1-to-1 कॉम्बैट रोल शुरू होगा, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट बढ़ेंगे, आपको पेट्रोलिंग, एम्बुश और हो सकता है आपको सर्जिकल ऑपरेशन जैसे चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़े, इंसर्जेंसी हैंडल करना पड़ेगा, आपको ब्रिगेड कमांड करना पड़ेगा जो कि एक्टिव एरिया में है, ऑपरेशनल एरिया में। तो तमाम चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं उनको किसी भी तरीके से मेंटली या प्रोफेशनली हैंडीकैप नहीं मानता हूँ। उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इसलिए वो इस जगह पे नहीं है। अगर ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी तो डेफिनेटली, चाहे वो कॉम्बैट हो, चाहे वो आपका ब्रिगेड कमांड करना और डिव कमांड करना, वो भी उतने ही एफिशिएंटली कमांड करेंगी जितना कि अपना मेल काउंटर पार्ट। सर, जब हम कॉम्बैट आर्म की बात करते हैं तो इसमें किस तरह की सेवाएं हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? देखिए, कॉम्बैट आर्म का सबसे बड़ा मकसद है कि जो दुश्मन से 1-to-1 अगर आपका कॉम्बैट होता है तो आप डायरेक्ट उनसे लड़ सकें। इसमें इन्फेंट्री आती है, जैसे पैदल सेना, जब आप किसी टारगेट को कैप्चर करना चाह रहे हैं और वहाँ पे दुश्मन की ऑलरेडी टुकड़ी है, तो आपने पहले फायरिंग की, उसको न्यूट्रलाइज किया, लेकिन अल्टीमेटली उस ज़मीन को जीतने के लिए आपको 1-to-1 कॉम्बैट करना पड़ता है, उस इलाके को जाके दुश्मनों को मारना पड़ता है। तो ये इन्फेंट्री का रोल। इसी तरह आर्मर्ड जो टैंक में बैठा हुआ है, वो अगर किसी इलाके को कैप्चर करता है तो वो टैंक उस इलाके पर जाके एक्चुअली फायरिंग करके उसको कैप्चर करेगा या चर्न आउट करके पूरा उसको नेस्तनाबूद करेगा, फिर इन्फेंट्री आके उसको कैप्चर करती है। तो और इसी तरीके से मैकेनाइज इन्फेंट्री, ये जो 3 आर्म है, आर्मर्ड कोर, मैकेनाइज इन्फेंट्री और इन्फेंट्री, इसको कॉम्बैट आर्म बोलते हैं। बाकी सारे आर्म कॉम्बैट सपोर्ट आर्म है, वो कॉम्बैट लड़ने में मदद करते हैं, जिसमें आर्टिलरी है, सिग्नल्स है, इंजीनियर्स है, ये सारे कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स में आते हैं। तो कॉम्बैट सपोर्ट आर्म में तो इनका इंडक्शन शुरू हो गया, महिलाएं आ रही हैं। अब कॉम्बैट आर्म एक नेक्स्ट स्टेप है, मेरा मानना है बहुत जल्दी उसमें भी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि देखिए आज की डेट में लड़ाई फिजिकल बैटल नहीं है। एक सबसे बड़ा लड़ने का तरीका है आपका दिमागी, मेंटली आपको रोबस्ट होना है। आपके पास हथियार है, इक्विपमेंट है जो कि ज़्यादातर ऑटोमेटिक हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मेरा मानना है कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ महिलाओं में है। आपको वो इक्विपमेंट चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप ज़रूर इस कॉम्बैट रोल में भी आ जाएंगे। इजराइल आर्मी देख लीजिए, रशियन आर्मी देख लीजिए, यूक्रेन आपने देखा होगा, महिलाएं भी कॉम्बैट जोन में हैं, वो भी फायरिंग कर रही हैं, वो भी लड़ रही हैं। लिहाजा अगर वो कर सकते तो हिंदुस्तान की आर्मी क्यों नहीं कर सकती? तो हम भी उनको धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है टेस्ट बेड में एक्सरसाइज चल रही हो और आगे आने वाले दिनों में उनको कॉम्बैट रोल भी दिया जा सकता है। तो सर, अभी अपॉर्चुनिटी के अलावा और क्या कारण हो सकते हैं कि महिलाओं की संख्या कॉम्बैट आर्मी में कम है? देखिए, कॉम्बैट आर्म में अभी महिलाओं का आना शुरू नहीं हुआ है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है। महिलाएं तैयार हैं, ट्रेनिंग का हमारा इस्टेब्लिशमेंट तैयार है, एक डिसीजन लेने की बात है। क्या हम इस समय परिपक्व हैं, इस समय क्या हम रेडी हैं उनको कॉम्बैट आर्म में लेने के लिए? एक माइंडसेट की बात है। मेरा मानना है कि वो ज़रूर कॉम्बैट आर्म में आ सकती हैं। पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, किसी भी तरीके का थ्रेट हो, हाई अल्टीट्यूड हो, जंगल वॉरफेयर हो, डेजर्ट वॉरफेयर हो, हर एक में आप लड़ सकते हैं। टैंक का क्रू आप है, आप उसमें जा सकते हैं। मैकेनाइज इन्फेंट्री का क्रू है, स्टिक्स होती है, आप उसमें जा सकते हैं। इन्फेंट्री में जो रोल है आप वो कर सकते हैं, उसमें कई सारे तरीके हैं। लिहाजा मैं इसको बैरियर नहीं मानता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान की आर्मी को और हिंदुस्तान को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या ये कॉम्बैट रोल में आ सकते हैं। एक जो फियर है पाकिस्तान का, चाइना का, जब युद्ध होगा तो कैसे लड़ेंगे, ये फियर एक माइंड सेट है, इसको आपको निकालना पड़ेगा, समय के साथ बदलना होगा और उनको कॉम्बैट रोल में लेने के में अब देरी ना करके उसको भी आप ले सकते हैं इन अ फेस्ड मैनर। तो सर, महिलाएं जब कॉम्बैट आर्मी में आएंगी तो उनका एक यूनिक स्ट्रेंथ होता है जो महिलाओं में सिर्फ होता है। किस तरह से वो आर्मी को फ़ायदा पहुंचा सकता है? देखिए, महिलाओं को मैं पुरुषों से किसी मायने में अलग नहीं समझता हूँ
और जब वो कॉम्बैट आर्म में होंगी और जब वो एक्चुअल कॉम्बैट सीन में जाएंगी तो वो भी वही काम करेंगी जो उनका मेल काउंटर पार्ट कर रहा है। तो जितना हमारा कंट्रीब्यूशन मेल का होगा उतना ही फीमेल का होगा। उनको जो लड़ने का तरीका आप बोल रहे हैं किस तरीके से वो ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती हैं या रिजल्ट दे सकती हैं, देखिए आर्मी हमेशा टीम वर्क में विश्वास करती है, इंडिविजुअल अचीवमेंट कुछ होता नहीं। अगर आप इंडिविजुअली हिंदू लड़ने जाएंगे आप कहीं एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान या चाइना है या कोई भी आर्मी वो एक टीम की वजह से लड़ती है। तो हमारा टीम वर्सेस टीम होता है, टारगेटिंग वर्सेस टारगेटिंग, फायर पावर वर्सेस फायर पावर। तो जब आप टीम का हिस्सा है तो उसमें कोई कमज़ोर और स्ट्रांग नहीं होता, टीम एज सच होती है। और वो टीम का कमज़ोर कड़ी नहीं बन सकती है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी वही है, उनकी सिखलाई भी वही है, उनके आर्म्स भी वही हैं, उनके एम्यूनिशन भी वही हैं, उनकी सोच भी वही है। लिहाजा अगर जब हम सारे लोग मिल के लड़ेंगे तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन लास्ट का 50 मीटर डैश या आपका जो कॉम्बैट में जो लास्ट में आपका चार्जिंग होता है उसमें कितने आप सफल होंगे वो मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और विद ट्रेनिंग ये सारी कुछ चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। तो सर मैं ट्रेनिंग की बात तो आपसे करूंगा ही। अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि जब महिलाएं आर्मी में आती हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या वही होती है जो उनके काउंटर पार्ट पुरुषों की होती है, या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कुछ भिन्नता पाई जाती है? देखिए जब शुरुआत हुई थी तो सबका एक माइंडसेट था कि महिलाएं फ़ौज में आई हैं उनको ऐसी ड्यूटी दी जाए जिसमें कि उनको ज़्यादा फिजिकल एक्सेशन ना हो, उनका नाइट ड्यूटी एक्सक्यूज़ हो या फिर इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन अब ये भेद ख़त्म है, इसमें अब किसी भी तरीके का डिफ्रेंशिएशन नहीं है। और अगर कहीं डिफ्रेंशिएशन है तो हमारे समझ से उनको वो ज़्यादा काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका, उनका आउटपुट अच्छा है, बेहतर है और एक डिसिप्लिन लॉट है। और कमिटमेंट उनका जो अपने यूनिट के लिए है, ब्रिगेड के लिए, वो इमेंस है। तो मैं नहीं मानता कि किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस या हम टास्किंग में भी किसी भी तरीके का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। सबकी टास्किंग बराबर नहीं तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। फौज जो आज की डेट में न्यूट्रल है, कास्ट कलर क्रीड रिलीजन में विश्वास नहीं करती, सबको संभाव देखती है। तो अगर आप एक सेक्शन को ज़्यादा मानेंगे, एक को कम, एक को सॉफ्ट ड्यूटी देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, तो एक रिसेंटमेंट आएगा सिस्टम में। वो सिस्टम को हम एडवोकेट नहीं करते। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम इक्वल हैं, हम सबको बराबर से अहमियत देखते हैं। एक प्रमोशन का सिस्टम बना हुआ है, आपका कॉम्पिटेंस नापने के लिए, आपका कैलिबर चेक करने के लिए कमांडिंग ऑफिसर है, वो आपको देख रहा है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। और हमारा जो एनुअल अप्रेजल सिस्टम है वो भी एक बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। एक समझ लीजिए पंच परमेश्वर में आप पंच बने हुए हैं, आप कैसे लोगों में डिफरेंस करेंगे? तो लिहाजा इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर जो कर रहा होगा तो वो बड़ा टाइम बिंग के लिए होगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। और बाकी ह्यूमन एरर, ह्यूमन लाइकिंग डिसलाइकिंग हर जगह एग्जिस्ट करता है। लेकिन मेरा मानना है कि आज की डेट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कि जिसमें महिलाओं को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनको सॉफ्ट ड्यूटी दी जा रही है या हार्ड ड्यूटी दी जा रही है। सबके लिए चीज़ें बराबर हैं। सर आप कह रहे हैं कहीं भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ जब आप रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो हम उन्हें देखते हैं कि उनके दोनों हाथों में तलवार है, पीठ पर बंधा है उनका बच्चा। वो दर्शाता है उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी। तो जब ये पारिवारिक जिम्मेदारियां महिला की पीठ पर युद्ध के मैदान तक जाती हैं तब ज़रूर ऐसा कुछ होना चाहिए कि महिलाओं को रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी या तो छूट मिले या कुछ ऐसे अनेक अवसर मिले जहाँ पर महिलाएं कुछ बेहतर करके दिखा पाएँ। देखिए जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, फौज में उनको वो सारे बेनिफिट दिए जाते हैं जो कि सिविल में है। जैसे मैटरनिटी लीव है, जैसे चाइल्ड केयर लीव है, इस सारी चीज़ों का प्रोविज़न है। इसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। ये उनकी रिक्वायरमेंट है, इसको मीट आउट करना पड़ेगा। लेकिन ये हमेशा पूरे लाइफ लॉन्ग सर्विस तक ये रिक्वायरमेंट नहीं बनी रहती। ये एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान होता है, एक स्पेसिफिक समय के लिए होता है। आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि उनकी शारीरिक बनावट ऐसी, भगवान ने ऐसा उनको बनाया हुआ है। लिहाजा ये सारे प्रोविज़न है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे नियम है, हमारे पास, हम उसके लिए कमिटेड हैं। तो ये इसको करने में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस की ज़रूरत नहीं है। उनके जो लीव है, जो एंटाइटलमेंट, वो आप दीजिए, बाकी समय वो अपना काम करने के लिए तैयार हैं। और कॉम्बैट आर्म में ना आने का जहाँ तक सवाल है, वो यही मुद्दा है कि शायद इस सारी चीज़ों को लोग प्ले अप कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बैरियर को नहीं मानता हूँ। बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते हैं क्योंकि ये थ्रू आउट रिक्वायरमेंट नहीं है, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट है। और उस दौरान अगर कुछ युद्ध हुआ तो वैसे भी जवान, ऑफिसर, JSU सारे लोग छुट्टी पर रहते हैं, उनको रिकॉल किया जाता है। अगर उनकी मैटरनिटी लीव है तो
आप 1% 2% अगर ऐसी केसेस हैं तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेटर ऑन दे कैन ज्वाइन। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा बैरियर नहीं है, ये बहुत ही मिनिस्क्यूल सा प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम है जिसको आराम से विथ वाइडर पर्सपेक्टिव आप सॉल्व कर सकते पर हैं। सर, क्या पारिवारिक जिम्मेदारियां और सामाजिक सोच महिलाओं को आर्मी में आगे आने से रोकती है? देखिए, हिंदुस्तान बदल रहा है। हिंदुस्तान डेवलप्ड नेशन की कगार पे 2047 तक हो जाएगा। इस सोच के साथ कोई देश नहीं तरक्की कर सकता कि महिलाओं को किसी भी विभाग में आने से रोका जाए। देखिए, समाज के दो बहुत अहम पहलू हैं। 50% पॉपुलेशन है, आप उनको नेग्लेक्ट करके किसी भी दिशा में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। लिहाजा जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए तो बोलते हैं महिलाएं जो होती हैं ज़्यादा कमिटेड होती हैं, ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, डिसिप्लिन अच्छा होता है, उनको कब क्या काम करना है ये उनको पता होता है। लिहाजा चाहे वो आर्मी हो, चाहे कोई फील्ड हो, उसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करती हैं। और जो समाज में जो बैलेंस है, पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, ह्यूमैनिटी है, ज़्यादातर उन्हीं की वजह से है। एक कंट्रोलिंग बैलेंसिंग फैक्टर भगवान ने बना के भेजा हुआ। तो ये अगर फौज में बहुत बड़े रूप में अगर आता है तो एक अच्छा कदम है, और दुनिया में इसको लागू किया जा रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड देख लीजिए, बाकी कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए, कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर आपको डेवलप्ड नेशन होना है तो दोनों को समान रूप से कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, और आर्म फोर्सेज इससे अछूता नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, देश बदल रहा है और अब जब पूरा विश्व महिलाओं के विकास की बात करता है तो भारत महिलाओं के नेतृत्व में विकास की नई गाथाएं लिख रहा है। महिलाएं आर्मी में आ रही हैं, लेकिन आर्मी में आने के बाद पहला कदम होता है महिलाओं की ट्रेनिंग का। क्या ट्रेनिंग में महिलाएं कुछ विशेष उन्हें करना होता है? ट्रेनिंग किस प्रकार की महिलाओं को दी जाती है आर्मी में? देखिए, ट्रेनिंग का जो तरीका है महिलाओं का वही सेम है जो मेल काउंटर पार्ट का है। वही सेम बेसिक इन्फेंट्री टैक्टिक्स उनको सिखाया जाता है, किस तरीके से पेट्रोलिंग करना है, किस तरीके से एम्बुश करना है, क्या आपके सेक्शन ड्रिल होगी, क्या आपका फायर डिसिप्लिन होगा, क्या आपके बैटल प्रोसीजर होंगे, किस तरीके से आप मूव करेंगे, फायर एंड मूव कैसे करेंगे। ये सारी कुछ चीज़ें से जो फिजिकल पैरामीटर जिसमें हम भागते हैं, दौड़ते हैं, पुशअप करते हैं, सिटअप्स करते हैं, रोप क्लाइंबिंग करते हैं, उसमें थोड़ी छूट दी है बिकॉज ऑफ उनके शारीरिक बनावट को देख के। उनको 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया। इस तरीके के रिलैक्सेशन है जो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब टाइम में रिलैक्सेशन है, टाइम लेकिन में एक्टिविटीज फिजिकल सारी करनी है। सारी वही करनी। सर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है परमानेंट कमीशन को लेकर, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये बहुत समय से ड्यू था, और काफ़ी हद तक जो महिला ऑफिसर थी वो इस अपने हक के लिए लड़ रही थी, और अल्टीमेटली उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आर्मी का एक स्टैंड था कि हमने आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के रूप में लिया है, पहले 5 साल, फिर अनदर 5 ईयर और एक्सटेंशन 4 साल का। तो इनकी 14 साल तक की सर्विस होती थी, लेकिन उनको परमानेंट कमीशन नहीं दिया जा रहा था। वजह यह थी कि वो उनका इंडक्शन ही शॉर्ट सर्विस के लिए किया गया था। ये आर्मी का ये स्टैंड था कि आपको शॉर्ट सर्विस में लिया गया, लिहाजा आप शॉर्ट सर्विस के बाद घर जाएंगे, और उससे तमाम उसके जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है वो रिलेटेड थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप इनको परमानेंट कमीशन देंगे, तो हिंदुस्तान का जो आर्मी सेटअप है और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने डिसीजन लिया कि इनको अब परमानेंट कमीशन एज पर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दिया जाएगा। तो अब इसके तहत अब वो कमांडिंग ऑफिसर भी बनने लगी, अब उनको परमानेंट कमीशन भी मिलने लगा है। कॉम्बैट सपोर्ट आर्म में डिपेंडिंग अपॉन देयर कैलिबर, डिपेंडिंग अपॉन उनका जो ACR है, क्या वो फिट है नहीं है, इस तरीके की चीज़ों को देख के परमानेंट कमीशन की शुरुआत हुई। इसी के तहत देखिए अब वो प्रमोट होकर धीरे धीरे वो कर्नल रैंक पे आ गई हैं, और उन्होंने यूनिट को कमांड करना भी शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आर्मी का जो वुमेन के अगेंस्ट नहीं थी, लेकिन जो इंडक्शन का जो पैरामीटर था उसके तहत ये केस चल रहा था। लिहाजा अब ये भी चीज़ें दूरी हो गई, तो आगे आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को परमानेंट कमीशन मिलेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कॉम्पिटेंस। देखिए कि हर एक ऑफिसर का कॉम्पिटेंस होता है। अगर मेल काउंटर पार्ट अगर शॉर्ट सर्विस के लिए है, उसके लिए परमानेंट कमीशन के लिए एक क्राइटेरिया है, तो वही क्राइटेरिया वुमेन ऑफिसर के लिए भी है, लेडी ऑफिसर के लिए भी है। तो अगर वो क्राइटेरिया मीट करेगी तो डेफिनेटली वो परमानेंट कमीशन अब मिल सकता है, और शुरुआत हो गई है। आगे आने वाले दिनों में देखते रहिए, तमाम यूनिटों की कमांडिंग ऑफिसर अब महिलाएं होंगी। तो सर, अब परमानेंट कमीशन आने के बाद ऐसे और क्या क्या माध्यम नए आ गए हैं कि महिला आर्मी को ज्वाइन कर सके? देखिए, जिस तरीके से इंडक्शन शुरू हुआ है महिलाओं का फ़ौज में, तमाम तरीके की एंट्रीज़ खोल दी गई हैं। पहले तो देखिए, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, टेक्निकल एंट्री है, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, नॉन टेक्निकल एंट्री है, और साथ में देखिए अब तो NDA में भी महिलाएं जाने लगी हैं बच्चे।
तो एनडीए में जाना मतलब कि परमानेंट कमीशन है, उसमें कोई शॉर्ट सर्विस कमीशन है नहीं। अभी उनकी वैकेंसी लिमिटेड है, धीरे धीरे ये वैकेंसी भी बढ़ेंगी और ये तीनों सर्विस में जा रही हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। और जब एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग, 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी ट्रेनिंग करेंगी, 4 साल की ट्रेनिंग के बाद जब ये महिलाएं निकलेंगी तो ये अलग किस्म के लोग होंगे। और वैसे भी इनको एज का एडवांटेज होता है और ये प्रमोशन क्राइटेरिया में अगर फिट होती गई और इनकी सर्विसेज अगर कॉम्बैट आर्म के लिए भी खुल गई तो आगे आने वाले दिनों में, जैसा कि आपने पूछा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ महिला बन सकती कि नहीं, ये है चैनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने का। जब 4 साल की ट्रेनिंग, यंग एज में फौज में आते हैं और अगर आप कॉम्बैट आर्म भी ज्वाइन कर सकते हैं तो वो सारे एवेन्यूज आपके लिए खुल जाएंगे जो आपको इंश्योर करेगा कि आप एक दिन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने। और साथ में देखिए जैक ब्रांच की एंट्री अलग निकलती है और एनसीसी जो महिलाएं बच्चे लेते हैं उनके लिए भी एक अलग एंट्री है। तो इस तरीके की 4-5 एंट्री है जिसके तहत अगर आप डिटर्मिन हो जाएं कि आपको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है तो आप किसी न किसी विधा द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन आता रहता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, आप यूपीएससी द्वारा आप उसको मॉनिटर करिए, देखिए, और टाइम टू टाइम 6-6 महीने पे आती है वैकेंसी। जो फौज का इंडक्शन है ये सबसे अच्छी बात है, साल में ना होके साल में 2 बार होता है, 6-6 महीने के अंतर होता है। तो अगर एक बार आप अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं तो नेक्स्ट टाइम देखिए और किसी न किसी एंट्री में आप फौज में जरूर आ सकते हैं। तो सर, परमानेंट कमीशन आने के बाद आर्मी में जेंडर इक्वलिटी और अधिक बढ़ गई है, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आर्मी किस तरह से जेंडर इक्वलिटी को और अधिक इंश्योर करती है? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, अगर आप किसी चीज़ को मानते नहीं तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मानते ही नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिहाजा जितने भी आज की डेट में आर्मी में ऑफिसर्स हैं या लेडी ऑफिसर्स हैं उनमें किसी भी जेंडर का भेदभाव नहीं है। इसको मैं टाइम एंड अगेन बोल रहा हूँ। और जो आपकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, जो आपका जो ट्रेनिंग का पैरामीटर, उसमें हम ऑलरेडी आपको कंसेशन दे रखा है। लेकिन साथ में जैसे प्रमोशन एग्ज़ाम है, जैसे आपके प्रमोशन एवेन्यूज़ हैं, जो आपका ट्रेनिंग है, आपका ऑपरेशनल रोल है, आपके जो कोर्सेज हैं, सब में जब सेम है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, टास्किंग सेम है। आप भी वही, अगर आर्टिलरी में है और साटा बैटरी में या साटा रेजिमेंट आपकी नियुक्ति होती है तो आप भी वही टारगेट एक्वायर करेंगे, आप भी रॉडर ऑपरेट करेंगे, आप भी चीज़ों को पकड़ेंगे कि कहाँ एनिमी का कहाँ से फायर आ रहा है, क्या लोकेशन है। तो इस तरीके की जो टेक्निकल आर्म में जो चीज़ें हैं वो आपके लिए भी इक्वली लागू होती हैं और आपके कोर्सेज भी सेम है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि आप और कुछ किया जा सकता है। अब ये है कि आपको वैकेंसी और देनी पड़ेंगी जब आप देखें कि 5 मेल आर्मी ऑफिसर, 5 फीमेल आर्मी ऑफिसर। अभी वो समय आने में बहुत टाइम है क्योंकि वैकेंसी लिमिटेड है, इसलिए आपको कम महिलाएं दिखती हैं आर्म फोर्सेस में। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरीके की रियायत ट्रेनिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है किसी को। सर, कम वैकेंसी के अलावा कोई ऐसा बैरियर है आर्मी में, विशेष किसी भी खास एरिया में, जो वीमेन फेस करती हूँ आर्मी के अंदर? देखिए, जो फेस करने की बात है वो एक माइंडसेट है। एक मेल आर्मी ऑफिसर भी मेंटली बॉग डाउन हो सकता है और एक फीमेल लेडी ऑफिसर भी मेंटली बॉग डाउन हो सकती है। तो सबसे बड़ा ये माइंड गेम है, आपको मेंटली बहुत रोबस्ट होना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो अचीव नहीं कर सकती। और ये जो बॉडी है, जो शरीर है माँ, वो बहुत ज़्यादा ले सकता है लोड। तमाम तरीके के जो फिजिकल स्टैंडर्ड के बैरियर है उसको तोड़ा जाता है। जैसे आप कमांडो कोर्स करते हैं तो आपको एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं जिससे आपको अपने फिजिकल स्टेमिना पे विश्वास हो जाए। ये बैरियर तोड़ना होता है। जब आप फौज में आते हैं तो काम का तरीका, जो फील्ड एरिया में ऑपरेशन का तरीका, तमाम तरीके के ऑपरेशन चलते हैं, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट होती है, जवानों की पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है, आपकी खुद की फैमिली रिक्वायरमेंट होती है, घर में कुछ हादसा हुआ रहता है, आपके फ्रेंड सर्किल में कुछ अलग चल रहा है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीज़ें प्ले अप करती है। और आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोफेशन में फोकस करना है। आपको देखना कि क्या पेट्रोलिंग करने गए तो क्या रिपोर्ट आई, किस तरीके से एनिमी का टेररिस्ट कहाँ बैठा है, किस तरीके, तो तमाम तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में आते हैं वो आपको बॉक डाउन करते हैं। लेकिन जब आपने सोच रखा है कि हमने अपने प्रोफेशन के काम को नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है तो बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, साइड लाइन हो जाती हैं। महिलाएं हो सकता है ज़्यादा सेंसिटिव हों, लेकिन जब फौज में जाते हैं तो सबसे पहले जानते हो क्या किया जाता है, बाल काट दिए जाते हैं आपका हुलिया बदल दिया जाता है। तो आपका अटैचमेंट जो है वर्ल्डली चीज़ों से धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाता है। तो धीरे आपका जब एक्सपीरियंस होता है तो आपने इतने सारे एक्शन देख लिए होते हैं कि आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें बड़ी पेरिफेरल सी हैं। आप अपने प्रोफेशन को ध्यान देते हैं, आप अपने जवान जिनको आप कमांड कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं और जो टास्क आपको मिला है उसको एकम्प्लिश करने के लिए आप तन मन धन लगा देते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो एक माइंड मेकअप है, वो सबको करना पड़ेगा, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। तो इस तरीके से अगर आपने अपना माइंड मेकअप कर
रखा और आपको टाइम टू टाइम आपके सीनियर्स ने, आपके कलीग्स ने, आपके जूनियर ने आपको गाइड किया है, सही तरीके से चैनलाइज किया है, तो आप अपने आप को कभी भी वांटिंग नहीं महसूस करेंगे। आप भी कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और आप इस चीज़ को एंजॉय करेंगे और ये बहुत ही सुखद फीलिंग होती है। आप देखिए तमाम तरीके की सेक्रीफाइसेस, लेकिन जब आप मिशन अचीव कर लेते हैं तो सेक्रीफाइसेस पीछे चले जाते हैं और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। तो ये इस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा और ये दोनों के लिए लागू है। तो महिलाओं के लिए मैं बोलूँगा कि जब फौज में आते हैं तो सेंसिटिविटी खत्म, जो आपकी जो रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन, और जो आप हर इवेंट को अटेंड करने की कोशिश करते हैं, उससे आप ऊपर उठिए। आपका रोल अलग है, आप समाज के लिए और देश के लिए कुछ अलग सा करने जा रहे हैं। लिहाजा इन छोटी छोटी चीज़ों में ना पड़ के अपने प्रोफेशन को नंबर 1 बनाए और उसको अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाए। सर, आपने बहुत खूबसूरत सी एक बात हमें बताई कि आर्मी में सबसे पहला जो चीज़ सिखाई जाती है वो सिखाई जाती है डिटैचमेंट। पर लेकिन सर, आर्मी, ये बात हो गई आर्मी में आने के बाद। आर्मी में आने से पहले, डिटैचमेंट से पहले अटैचमेंट होता है हमारा समाज के साथ। समाज में किस तरह से बदलाव आए, समाज को हम कैसे प्रेरित करें कि अधिक से अधिक महिलाएं आर्मी को ज्वाइन करें? देखिए, सबसे बड़ा तो लोगों को पता होना चाहिए कि फ़ौज आजकल क्या है, उसकी क्या किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, और इसका सबसे बड़ा समाधान है, आपको जब इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको जो आपके दिमाग में संशय है वो दूर हो जाएगा। एक तो सिक्योरिटी है, जॉब की सिक्योरिटी है, एक आपका डिलीवरी है, आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, और जब समाज में एक तरीके से एजुकेशन फैलेगा, तमाम तरीके की चीज़ों को आपको नज़र आएंगी कि मेरी बेटी भी ये काम कर सकती है, ये मेरी बहन भी ये काम कर सकती है, तब आप इस माइंडसेट से बाहर निकलेंगे और उसको उसके काम में किसी भी तरीके की बाधाएं नहीं पहुंचाएंगे। और देखिए, अवेयरनेस बढ़ रही है, ज़्यादातर महिलाएं जो है, जो लेडी ऑफिसर्स हैं, वो हर स्टेटा ऑफ सोसाइटी से आ रही हैं, हाई क्लास सोसाइटी से, मिडिल इनकम ग्रुप से, लो इनकम ग्रुप से, कोई बैरियर नहीं है। तो लिहाजा अवेयरनेस है, और एक जो फ़ौज का रिस्पेक्ट है, एक रेपुटेशन है। फ़ौज के नाम पे हर फैमिली वाले कुछ ना कुछ करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। उनको एक कॉन्फिडेंस है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी बेटी या मेरी बहन सुरक्षित रहेगी, अच्छा काम करेगी, प्रोफेशनली एक्सेल करेगी। ये शायद चीज़ें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आने में समय लगेगा। तो मेरा मानना है कि कोई अपनी बेटी को रोक नहीं रहा, बेटी को अब तैयारी करनी है, पढ़ना है, कंपटीशन करना है, क्योंकि वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज़्यादा, बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। और जब आप का माइंडसेट आपने बना लिया कि फ़ौज ज्वाइन करना है किसी भी हालत में, तो एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार में डेफिनेटली आप उस बैरियर को तोड़ के सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आज की डेट में बहुत हिंड्रेंस नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तमाम जगह गया हूँ, मैं रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट में भी था, मैंने जवानों का भी रिक्रूटमेंट किया है, देखा है। आज की डेट में कोई फ़ौज में जाने से अपनी बेटी को रोक नहीं रहा है। ये एक शक जो है कि बेटी की सिक्योरिटी या कि क्या होगा फ्यूचर में, वो मेल काउंटर पार्ट के लिए भी लागू है और वो बेटी या बहन के लिए भी लागू है। तो ऐसा कोई बैरियर नहीं देखता हूँ। समय बदल गया है, अब वो सारी चीज़ें पुराने ज़माने की हो गई हैं। हिंदुस्तान अलग पेस पे अलग प्रगति कर रहा है। तो सर, जो यंग लड़कियां आर्मी में आना चाहती हैं उनको आपकी क्या सलाह रहेगी? सबसे पहले तो मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि भारतीय सेना या आर्म फोर्सेस एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है। यू मस्ट ज्वाइन, नंबर 1। नंबर 2, अब इसके ज्वाइन करने के लिए आप तैयारी करिए, देखिए कौन कौन सी एंट्री है। तो सबसे पहला आपको देखना पड़ेगा कि आप उस एज ब्रैकेट में फिट इन हो रही हैं, क्योंकि आपको एक एज ब्रैकेट है, उसके बाद ओवर एज आप हो जाते हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को आप मत मिस करिए। और उसमें क्वालिफिकेशन हमारी बड़ी मिनिमल सी है, 10+2 एंड ग्रेजुएशन करते ही आप नॉन टेक्निकल एंट्री में जा सकती हैं, टेक्निकल एंट्री में जा सकती हैं। अगर आप लॉ क्वालिफाइड है तो जैक ब्रांच में जा सकती हैं। अगर आप और ज़्यादा है तो मेडिकल साइंसेज में, तो आप मेडिकल में भी जा सकते हैं। तो तमाम एवेन्यूज़ हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि अब एयरफोर्स ज्वाइन करें कि नेवी ज्वाइन करें कि आर्मी ज्वाइन करें। तीनों सर्विसेज बराबर हैं, आपकी लाइकिंग क्या है। अगर आप उड़ना चाहते हैं, हवा से बात करना चाहते हैं तो एयरफोर्स में जाइए। अगर आप सेलिंग चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड का टूर करना चाहते हैं तो आप नेवी ज्वाइन करिए। अगर आपको एडवेंचर है, ग्राउंड में आपको काम करना है, तमाम तरीके के चैलेंजेस हैं, इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, लोगों की देखभाल करनी, तो नेवी आर्मी ज्वाइन करिए। तो तमाम एवेन्यूज़ हैं, तैयारी करिए, पढ़िए, कॉम्पिटिटिव बनिए, अपने आप को उसके लिए मेंटली कंडीशन करिए। हो सकता है आपको अगर गाइडेंस की ज़रूरत पड़े तो गाइडेंस लीजिए। तमाम आर्मी ऑफिसर्स हैं, तमाम सारे कोचिंग हैं, तमाम सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं। आप उनके साथ जुड़िए, अपना जानिए कि क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, और एक गुरु बना लीजिए, उसके गुरु मंत्र को फॉलो करिए, और फिर आपका सक्सेस ज़रूर आपको मिलेगा।
थैंक यू सो मच सर, आप इस कार्यक्रम में आए। आपकी ये प्रेरणा महिलाओं को पराक्रम की नई गाथा लिखने के लिए ज़रूर प्रेरित करेगी और यकीन मानिएगा यही पराक्रम देश में एक परिवर्तन लेकर आएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, इट वाज वंडरफुल इंटरेक्टिंग विद यू। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मैंने इस विषय पे थोड़ा लाइट डाला और बहुत कुछ अचीव करना भी बाकी है। महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि वो किसी भी मामले में अपने मेल काउंटर पार्ट से कम नहीं है और भारतीय सेना उनको एक सुअवसर प्रदान करता है इस एबिलिटी को प्रूव करने के लिए और आगे आने वाले दिनों में ये मौका देता है कि वो आप भी देश की सेफ्टी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी की रक्षा करने के लिए आगे आएं और अपना एक अहम कंट्रीब्यूशन दें। आभार सर, थैंक यू सो मच।